हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छी खासी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में उच्च शिक्षा प्रणाली से जो है 58 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं और ये हमारा जो है उच्च शिक्षा प्रणाली से पार्ट 2 होगा। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में भी 58 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया था और ये पार्ट 2 में भी हम 58 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट से। तो मैंने जितने भी प्रश्न आपको कराए थे पार्ट 1 में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आज के इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एग्जाम में हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं बचा हुआ है। 10 दिन या 9 दिन के आसपास हमारे पास टाइम है। अगर आपका 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में अगर आपका एग्ज़ाम होना है तो उसमें बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन आपका 22 से 25 सितंबर के बीच में जो है आपका पेपर होने वाला है। तो उसमें जो है आपके पास मान लीजिए कि 15 से 16 दिन का टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपके पास समय इस समय बहुत ही कम है। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट करिए, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, सिलेबस को कवर करने का प्रयास मत करिए। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उस टॉपिक को खोल के देख लीजिए, लेकिन अब ऐसा मत सोचिए कि मैं पूरे सिलेबस को स्टार्टिंग से लेके जो है उसको एंड तक कवर कर पाऊँ। अगर आपने 1-2 बार सिलेबस को पढ़ लिया है तो रिवाइज करने के लिए समय तो है, 2-4 दिन में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए समय नहीं है। तो मेरी बात माने तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर आपका जो भी है उसका भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट जितना लगा सकते हैं उसको लगाइए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। जैसे ही अभी इन्फॉर्मेशन कोई आती है एनटीए की तरफ से एडमिट कार्ड को लेकर, जल्द ही मैं उस पर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जैसा भी नोटिफिकेशन आता है एनटीए की तरफ से। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 58 क्वेश्चन को कवर किया था, तो आज हम जो है वीडियो में 59 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 59 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 59 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा की समीक्षा करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा की समीक्षा करना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पेपर के अनुसार उच्च शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या उल्लेखित की गई है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1:15 का। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पेपर के अनुसार उच्च शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लक्षित कर्मचारियों की कितनी संख्या जो है शिक्षक छात्र अनुपात के संदर्भ में उल्लेखित की गई है। यानी कि 15 छात्र के ऊपर एक शिक्षक का अनुपात जो है ये मेंशन किया गया है, आपको याद रखना है। यहाँ तक देखिए क्वेश्चन में शिक्षक छात्र अनुपात के संदर्भ में बताया गया, तो यह 15 वाली संख्या विद्यार्थियों की है और एक जो संख्या आपकी है वो शिक्षक की है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें पूछा जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 20। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 20 है। आपको याद रखिएगा ये प्रस्तावित है, अभी ये 20 महिला विश्वविद्यालय बने नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ अल्प अवधि कार्यक्रम के अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई जो कि मूल रूप से प्रस्तुत करते हैं। इन चारों विकल्पों में से बताना है किसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। यानी कि पहला है विशेष रिफ्रेशर कोर्स
और फिर बी जो ऑप्शन दिया गया है सामान्य उन्मुखीकरण कार्यक्रम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कुछ अल्पावधि कार्यक्रमों के अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई है, जो कि मूल रूप से विषय विशेष रिफ्रेशर कोर्स को प्रस्तुत करते हैं और उसके साथ साथ सामान्य उन्मुखीकरण कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी समिति है जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए गठित की गई थी। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री प्रकाश समिति। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी ऐसी समिति है जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए स्पेशली गठित की गई थी। तो वो श्री प्रकाश समिति थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 64। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के संस्थानों को स्थापित करने एवं उनके प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन करता है। यहाँ पे बताना है कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद के संस्थानों को स्थापित करने एवं उनके प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका राइट, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन आपका सी जो है डबल हो गया है, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है। ऑप्शन सी आपका राइट नहीं होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ये मिसप्रिंट है। तो ये बी हो जाएगा और ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद की संस्थानों को स्थापित करने एवं उनके प्रशासन के लिए अधिकारों का वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 31 इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या है हमारा, राइट आंसर। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग स्थापित किया गया था। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 2004 में जो है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग NCMI स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी विशेष एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, WIPO। आपको याद रखना है WIPO। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कौन सी विशेष एजेंसी है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। तो WIPO जो है आपकी एजेंसी वो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय को वर्ष 2013 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन से विश्वविद्यालय को जो है वर्ष 2013 में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कराया गया या दर्जा दिया गया। तो वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में अप्रैल 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। इन चारों विकल्पों में से बताना कि भारत में अप्रैल 2017 तक विश्वविद्यालयों यानी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं अप्रैल 2017 के अनुसार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति में स्थित है आपका राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप निसंकोच पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न नंबर 70। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है।
तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी भाषा को सर्वप्रथम वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो तमिल भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2013 में जो है पूछा गया था, और मैं आशा करता हूं कि जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था उच्च शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण प्रश्न का, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है? इन चारों विकल्पों में से बताना है कि ऐसी कौन सी परियोजना है जिसका वित्त पोषण जो है विश्व बैंक करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि ए और बी जो है आपका राइट हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए जो है वित्त पोषण विश्व बैंक करता है, और उसके साथ ही साथ तकनीशियन शिक्षा परियोजना के लिए भी जो है वित्त पोषण जो है विश्व बैंक करता है। आपको याद रखना है ए और बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इस परियोजना के लिए वित्त पोषण कौन करता है? विश्व बैंक करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान जो है आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इसमें वो है आपका क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिषद को वर्ष 2013 में भंग कर दिया गया है? इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन से ऐसे परिषद है जिसको 2013 में भंग कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC को जो है 2013 में भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से UGC के संकाय सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन चार विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई नहीं आपका जो है आंसर सही है। बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं आपसे जिसमें उसका आंसर जो है राइट नहीं होता है, और नीचे डी ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि इन चारों विकल्पों में से कोई भी आंसर जो है आपका सही नहीं है। अगर आपको सही आंसर नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन डी जो है ट्रिक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्धा में यह स्थित है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की स्थापना की गई थी? CABE की स्थापना की गई थी, पूछा जा रहा है किस सन में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1925 में जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की जो है स्थापना की गई थी 1925 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापित किया गया था? किस सन में इसको स्थापित किया गया था? आपको बताना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1985 में जो है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था 1985 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय सृजित किया गया था। आप सभी को बताना है इन चार विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 1985 में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सृजित किया गया था, बनाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें पूछा जा रहा है कि सरकार ने किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 30% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2020 तक। सरकार ने किस वर्ष तक जो है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात जो है 30% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वो 2020 तक ये जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो पहले यूजीसी का अध्यक्ष था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री सी.डी. देशमुख जो है यूजीसी के पहले जो है अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है, श्री सी.डी. देशमुख जो है ये जो है आपके यूजीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था। इन चार विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय जो है सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय था भारत में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम को शुरू किया गया था भारत में सबसे पहली बार। आपको याद रखना है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में कौन सा स्थान है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जो है मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समव्यावसायिक डिग्री के पाठ्यक्रम सामग्री किस पर जोर देती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौशल और व्यवहारिक विश्लेषण प्राप्त करने पर जो है आपका स्वयं व्यावसायिक डिग्री के पाठ्यक्रम सामग्री जो है जोर देती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 90 और ये क्वेश्चन जो है मैचिंग वाला है, मिलान वाला क्वेश्चन है। एक तरफ जो है पहली सूची में आपका संस्थान के बारे में दिया गया है और वो संस्थान कहाँ पर स्थित है उसके बारे में दिया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो मैच करेगा वो पहले के साथ मैच कर जाएगा आपका। जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मैंने आपको क्वेश्चन पीछे कराया था, उसमें मैंने बताया था कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और दूसरा जो हमारा मैच करेगा वो आपका मैच करेगा दूसरे के साथ मैच करेगा, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है हैदराबाद में आपका स्थित है, हैदराबाद में है, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन मैंने पीछे अभी कराया था। और अगला जो हमारा इसमें मैच करेगा सी जो मैच करेगा वो तीसरे के साथ मैच करेगा, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है बेंगलुरु में है और ऊर्जा और संसाधन संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से आप इन चारों को मैच कर लेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कूट में कौन सा मैचिंग राइट होता है। तो हमारे मैचिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप मैचिंग वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन इसमें होगा वो है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई थी। इन चार विकल्पों में से आपको बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 1991 में जो है आपका राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड की स्थापना की गई थी, 1991 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 1875 में जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है या विश्वविद्यालय जो है उसको स्थापित किया गया था 1875 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सैटेलाइट चैनल है जो कि 26 जनवरी 2003 को भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास के लिए शुरू किया गया था, इन चारों विकल्पों में से बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन हमारा वो है आपका क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकलव्य। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा सैटेलाइट चैनल है जो 26 जनवरी 2003 को भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास के लिए शुरू किया गया था। तो एकलव्य चैनल को जो है शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में जो कि स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय बाल जो है यहाँ पे राष्ट्रीय बाल भवन जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि छात्रों के नामांकन, बी जो है शिक्षा की गुणवत्ता और सी जो दिया गया महिला शिक्षा। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि शिक्षक एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों का नामांकन, शिक्षण की गुणवत्ता और महिला शिक्षा जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष थे, इन चार विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है व्यक्तित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तर्ज पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की, इन चार विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन से देश की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की। तो ग्रेट ब्रिटेन के तर्ज पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी या संस्था ने शैक्षणिक अनुसंधान और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग संस्थानों के लिए भारत शिक्षा सूचकांक की शुरुआत की, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एनएससी। एनएससी एजेंसी या संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो शैक्षणिक अनुसंधान और प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग संस्थानों के लिए भारत शिक्षा सूचकांक की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? एनएससी के द्वारा। ये एक ऐसी एजेंसी है, आपको याद रखना है। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो, समझ में नहीं आया तो आप जरूर पूछ लिया करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दुनिया में छात्र नामांकन के मामले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ये दुनिया में छात्र नामांकन के मामले में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 101। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, त्वरक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र पूर्व परमाणु विज्ञान केंद्र है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सबसे पहला अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कौन सा है, तो वो है आपका त्वरक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, जो कि पूर्व परमाणु विज्ञान केंद्र है। आपको याद रखना है, इसको पूर्व परमाणु केंद्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें पूछा जा रहा है कि दूरस्थ शिक्षा परिषद ने वर्ष 2002 में दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए अर्जुन सिंह केंद्र की स्थापना की। निम्नलिखित में से यह कौन सा विश्वविद्यालय है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 103। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी पहली निजी संस्था है जिसे वर्ष 1976 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी पहली निजी संस्था है जिसे वर्ष 1976 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 104 और ये क्वेश्चन जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो मैच करेगा आपका वो चौथे के साथ मैच करेगा। चिन्मय अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन जो है आपका एर्नाकुलम में है। और फिर उसके बाद बी जो आपका मैच करेगा वो दूसरे के साथ मैच करेगा। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो है आपका बड़ौदा में है, बड़ौदा गुजरात में पड़ता है। और सी जो आपका मैच करेगा वो तीसरे के साथ मैच करेगा। संस्कृत अनुसंधान फाउंडेशन जो है आपका मेलकोट जो कि कर्नाटक में है। और जो आपका डी मैच करेगा राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, वो पहले के साथ मैच करेगा, ये दिल्ली में है। तो इस प्रकार से आप मैच कर लेंगे और नीचे देखेंगे कि कौन सा कूट आपका मैचिंग के अकॉर्डिंग सही है। तो हमारे मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ पर स्थित है। इन चारों विकल्पों में से बताना है, जिसको इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है जिसमें शिक्षण निकट भविष्य में शुरू होने की संभावना है। यह निम्नलिखित में से कौन से स्थान में स्थित है, यानी कि कहाँ पर यह स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुड़गांव में यह स्थित है। आपका भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यह भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में देश का शीर्ष स्वायत्तासी निकाय है जो कि विश्वविद्यालय का वित्त पोषण करता है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में कथनों को दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, पहला और दूसरा। यह प्रारंभ में ही वैधानिक विधि द्वारा स्थापित हुआ। दूसरा जो है आपका यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ये आपका जो है ये दोनों स्टेटमेंट आपका राइट नहीं है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ में। बाकी तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में देश के शीर्ष जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको क्या करता है, वित्त पोषण का काम करता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पे तीसरा हमारा ऑप्शन राइट था इस क्वेश्चन का, केवल तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें पूछा जा रहा है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के अंतर्गत आने वाली महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस निकाय से वित्त पोषण के लिए वर्णीय है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी बोलते हैं, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा
राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपको यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस्मानिया विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, आपको याद रखना है। और दिल्ली विश्वविद्यालय ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में है। बी जो है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बनारस में स्थित है। और सी जो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये तीनों आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। लेकिन डी ऑप्शन जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है और हमें उसी को फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 111। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान में अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की जा सकती है। इन चार विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूजीसी से अनुमोदित विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस प्रकार के संस्थान में अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की जा सकती है। तो यूजीसी से अनुमोदित विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी कि पहला क्या दिया गया है, वर्तमान स्वायत्तता महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों में उन्नयन करना। और बी जो दिया गया आपका महाविद्यालयों को क्लस्टर विश्वविद्यालयों में रूपांतरित करना। और सी ऑप्शन दिया गया विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान देना। तो यहाँ पर ये तीनों आपका सही हो जाएगा। किसके संदर्भ में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें है थोड़ा सा ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 113। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्थापित किया गया था। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो है आपका। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1988 में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस वर्ष में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है स्थापित किया गया था। तो 1988 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्थापित किया गया था। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1961 में जो है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत ने अंटार्कटिक पर कौन से शोध स्टेशन की स्थापना की है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी गंगोत्री जो है स्टेशन की स्थापना की। ये एक शोध स्टेशन है। भारत ने जो है अंटार्कटिका पर जो है कौन से शोध स्टेशन की स्थापना की है। तो दक्षिण गंगोत्री स्टेशन की स्थापना की, आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज के इस वीडियो में हम उच्च शिक्षा प्रणाली से जो है 58 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज 2 को जो है कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था जिसमें 58 क्वेश्चन मैंने कवर कराए थे और वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार से ये भी वीडियो जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन कराए उच्च शिक्षा प्रणाली से, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी प्रश्नों को लेकर आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और किसी विशेष टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दे सकते हैं। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके बगल में शेयर का बटन होता है, उसको शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम में टाइम अब बहुत ही ज़्यादा नहीं रह गया है। अगर 16 सितंबर को अगर आपका एग्जाम होना है तो आपके पास 10 दिन के आसपास का टाइम है, 9 से 10 दिन के। और अभी एडमिट कार्ड चूंकि
जारी नहीं हुआ है। जैसे ही कोई अपडेट आती है एनटीए की तरफ से मैं आपको जो है सूचित कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो आप चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको कोई भी अपडेट्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो दी जाए तो आपको इन्फॉर्म हो जाए। और इसके साथ ही साथ अगर आप नए व्यूवर हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।